हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैम्पियन ट्यूटोरियल्स। आज हम स्टैंडर्ड 10th का इंग्लिश मीडियम का लेसन नंबर 14 सीखने वाले हैं। मराठी सब्जेक्ट का लेसन का नाम है बीज पेरले गेले। इसके ऑथर है चंदू बोर्डे, मतलब उनका पूरा नाम है चंद्रकांत बोर्डे। ये भारतीय क्रिकेट संघातील जागतिक कीर्तीचे खेळाडू आहेत। मतलब क्रिकेट टीम में ये अच्छे प्लेयर रह चुके हैं। निवृत्तीनंतर त्यांनी क्रिकेट प्रशासकाचे काम केले। राष्ट्रीय निवड समितीचे ते अध्यक्ष पण होते। मतलब खेलने के बाद उनका जो भी रोल था, प्लेयर मतलब जो टीम में वो खेले, उसके बाद वीआरएस के बाद उसके बाद भी उन्होंने उनके इंस्टीट्यूट में काम किया है और अच्छे पद पे वो रह चुके हैं। क्रिकेटमधील त्यांच्या योगदानाबद्दल त्यांना अर्जुन पुरस्कार, पद्मभूषण पुरस्कार आणि सी.के. नायडू जीवन गौरव पुरस्कार याने सन्मानित करण्यात आले। मतलब उनको उन्होंने जो भी क्रिकेट में अपना योगदान दिया है, तो उसके लिए उन्हें अलग अलग अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो अर्जुन पुरस्कार मिल चुका है, पद्मभूषण उनको अवार्ड मिल चुका है और जीवन गौरव नायडू अवॉर्ड भी उन्हें मिल चुका है। प्रस्तुत पाठात त्यांनी आपल्या बालपणातील काही आठवणी सांगितल्या आहेत। प्रस्तुत पाठ में मतलब हम जो लेसन देख रहे हैं उसमें एक ओवरऑल मैं आपको आइडिया दे रही हूँ कि उन्होंने अपने बचपन की यादें, बचपन की बहुत सारी उनको जो भी एस्पिरेशन मिला, जो भी इंस्पिरेशन मिला अपने खेलों से, वो कहाँ से स्टार्ट हुआ और जो भी उनकी यादें हैं तो वो अपने पाठ में उन्होंने शेयर की है अपने साथ। त्यांच्या मनात क्रिकेटचे बीज, अभी लेसन का नाम ही है कि बीज पेरले गेले। बीज पेरना मतलब बीज मतलब एक हम लोग एकदम से ऐसे नहीं बोल सकते कि बीज पेरले गेले। एक्चुअली उसका मीनिंग है सीड जो रहती है, हमको एक पौधा लगाना है, हम सीड मिट्टी में लगा देते हैं और उसमें से धीरे धीरे पौधा उगता है। लेकिन ये उस मीनिंग से नहीं बोला गया है। उनको बताना है कि उनके मन में क्रिकेट किस तरीके से, क्रिकेट की जो भी क्रिकेट के बारे में उनको इंटरेस्ट पैदा हुआ तो वो किस तरीके से पैदा हुआ, वो सारी चीज़ें उन्होंने इस लेसन में हमें बताई है। त्यातून त्या काळाचे हुबेहूब चित्र आपल्या डोळ्यासमोर रेखाटण्यात चंदू बोर्डे यशस्वी झाले आहेत। मतलब तभी का जो ज़माना उनका बचपन था, तो वो वैसा ही पुराना थोड़ा-सा ज़माना था। तो पुराने ज़माने की यादें उन्होंने बहुत ही अच्छे सलीके से हमारे साथ शेअर की है। तो चलो बच्चों, शुरुआत करते हैं। माझ्या बालमित्रांनो, मी तुमच्या एवढा होतो तेव्हा अगदी तुमच्यासारखाच खेळकर, खोडकर, उपद्व्यापी होतो। तो वो बोल रहे हैं कि बच्चों, मैं जब आपके एज का मतलब सिर्फ 10th की बात नहीं कर रहे, स्कूल एज की बात कर रहे हैं। तो स्कूल टाइम में वो भी नॉर्मल जैसे बच्चे शरारती रहते हैं, मस्ती करते हैं, खेल-कूद करते हैं, थोड़ी शरारतें करते रहते हैं। तो इसी तरीके से वो भी बचपन में इसी तरीके से बहुत मस्ती, शैतानी किया करते थे। माझा जन्म पुण्यात एका गरीब कुटुंबात झाला। वो बोल रहे हैं कि उनका जो बर्थ है वो पूना में बहुत ही मिडल क्लास से भी नीचे, मतलब बहुत ही ज़्यादा गरीब फॅमिली में हुआ। माझे वडील त्यावेळेस पोलीस खात्यामध्ये तुटपुंज्या पगारावर नोकरी करत होते। उनके पिताजी पुलिस डिपार्टमेंट में जॉब करते थे, लेकिन तुटपुंजा पगारावर। उसका मीनिंग क्या है कि सैलरी बहुत इतनी अच्छी नहीं हुआ करती थी उन्हें। तो साहजिकच गरीब कुटुंबाच्या वाट्याला येणारे सारे कष्ट आणि दुःख ते भोगत होते। तो सैलरी कम थी तो फैमिली के लिए उतना वो कमा नहीं पाते थे कि उनके लिए जो भी खाना पीना, कपड़ा लत्ता जो भी हमको इसेंशियल हमारे जो भी है, तो वो नहीं पूरा कर सकते थे उनके पिताजी। उनके लिए जो भी अ, उनका जो भी जॉब था उसी हिसाब से उनको सैलरी बहुत ही कम थी, ऐसा हमको ऑथर बता रहे हैं। तेव्हा साहजिकच गरीब कुटुंबाच्या वाट्याला येणारे सारे कष्ट, दुःख आम्ही भोगत होतो। अशा परिस्थितीत वडिलांना आम्हा मुलांसाठी खेळणी विकत घेणे शक्य नव्हते। तो इस कंडीशन में उनके पिताजी उनके लिए खिलौने और जो भी मनचाही चीज़ें उनको अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो वो ले नहीं पाते थे। दुसऱ्या मुलांच्या हातातली खेळणी पाहून आम्हाला त्यांचा नेहमी हेवा वाटायचा। दूसरे बच्चे जो खेलते थे, उनके हाथ में जो भी खिलौने देखते थे, तो ऑथर बोल रहे हमको बहुत बुरा फ़ील होता था कि हमारे पास वो चीज़ें नहीं हैं, हमारे पिताजी हमें नहीं दे सकते।
तरी पण गल्लीतल्या मुलांना जमा करून आम्ही उन्हातान्हात विटीदांडू खेळणं, पतंग उडवणं आणि कधी-कधी कॅम्पमध्ये कॅनॉलवर चोरून पाहणं, चोरून पोहणं। मतलब वो बता रहे हैं कि गली में मतलब उन वो जो एरिया में रहते थे, वो गली मोहल्ले में वो अपने दोस्तों के साथ में आराम से खेलना कूदना तो एंजॉय कर ही लेते थे। तो उसके साथ विटी दांडू मतलब गिल्ली डंडा खेलना है या काइट उड़ाना है या कैंप में जो भी कैनॉल रहता है, जैसे कैनॉल मतलब पानी का एक सरोवर जैसा ही रहता है, तो वहाँ पे चोरून पोहणे मतलब किसी को बिना बताए छुपके से वो लोग वहाँ पे स्विमिंग के लिए भी जाया करते थे। कैरिया पेरू पाडून यथेच्छ स्वाद घेणे। कैरी मतलब कैरी तो आपको पता है, कच्चा आम को कैरी बोलते हैं, पेरू मतलब गुआ बोलते हैं। तो वो सारे पेड़ों से निकालना, पत्थर मार मार के उसको गिराना और वो चुरा चुरा के बागों में से खाना, ये सारे बहुत सी चीजें वो बचपन में किया करते थे। घरात जळणासाठी आणलेल्या लाकडातून बॅट आणि स्टंप तयार करणे। घरात जळण्यासाठी लाकूड मतलब तभी गैस वगैरह सबके पास हुआ नहीं करते थे और उस पे से इन लोगों की फैमिली बहुत ज़्यादा गरीब थी, तो वो लोग चूल्हे पे खाना बनाते हैं, तो चूल्हे पे खाना बनाने के लिए लकड़ियों की ज़रूरत पड़ती थी। तो वो जो लकड़ियाँ वो लोग लेके आते थे खाना बनाने के लिए, तो उसी में से ये लोग अपना बैट और स्टंप तैयार किया करते थे। आणि कुठून तरी जुरापुराणा बॉल पैदा करून आम्ही खेळत असे किंवा खेळणे असा आमचा दिवसभराचा कार्यक्रम असायचा। तो बैट बॉल तो इसी तरीके से वो किया करते थे लकड़ी से, और कहीं पे टूटा-फूटा बॉल मिल जाए तो उनका वो अच्छे से क्रिकेट का पूरा गेम का पूरा दिन भर का प्रोग्राम अच्छे से फिक्स हो जाता था। संध्याकाळी घरी येईपर्यंत माझ्याबद्दल बऱ्याच तक्रारी आईंच्या कानावर आलेल्या असायच्या। अभी बच्चे हैं तो खेलकूद करेंगे, मस्ती करेंगे, शैतानी करेंगे, तो ऑब्वियसली कहीं न कहीं से कंप्लेंट उनके बारे में घर पे पहुंच जाती ही थी। दिवसभराच्या खेळाने भूक लागलेली असायची. घरात पाऊल ठेवतो न ठेवतो तोच पाठीवर धम्मक लाडू आणि चापट पोळ्यांचा यथेच्छ वर्षाव व्हायचा। मतलब दिन भर खेल के जब वो घर आते थे, तो इतनी भूख लगी लगी होती थी, तो आते ही उनको खाना नहीं मिलता था। उससे क्या मिलता था उन्हें, क्योंकि ऑलरेडी किसी ने कंप्लेंट की है, तो पेरेंट्स तभी स्ट्रिक्ट हुआ करते थे सच में। तो आते ही उनको बहुत ज़्यादा मार पड़ती थी उनकी मम्मी से, ऐसे उन्होंने यहाँ पे बताया है। तो वो बोलते थे उसका वर्षाव व्हायचा। वर्षाव मतलब बहुत होलसेल में उनको बहुत अच्छे से मार मिलती थी मम्मी से। मी एका घरात कोपऱ्यात जाऊन रडत बसायचो आणि मग मला तिथेच झोप लागायची आणि मग जाग यायची ती आईच्या प्रेमळ कुशीत। तो वो बोल रहे कि अभी मार खाई है तो बहुत अच्छा तो नहीं लगेगा, तो रोना तो आएगा। तो वो कहीं पे कोने में जाके रोते बैठते थे। रोते-रोते वहीं पे सो भी जाया करते थे, और जब वो नींद से जगते थे तो देखते थे कि मम्मी पास लेके सोई है, जैसे छोटे बच्चों को सुलाया करते। नंतर माझ्या वडिलांची बदली वडगावला झाली। वडगाव एक दूसरा शहर है बच्चों। तो वहाँ पे उनके डैडी की ट्रांसफ़र हुई। नौकरी की वजह से उनको कहीं न कहीं ट्रांसफ़र होती रहती थी, तो उनकी ट्रांसफ़र वडगाव ऐसे सिटी में हो गई। त्याचा परिणाम असा झाला, मतलब क्या हुआ उसके बाद देखो, की त्याचा परिणाम असा झाला की मला आणि माझ्या थोरल्या मतलब ऑथर को उनके और एक बड़े भाई थे। तो उन दोनों को, मला आणि माझ्या थोरल्या भावाला शाळेसाठी पुण्यातच काकांकडे राहावे लागले। तो क्या हुआ, ले ऑथर का जन्म जैसे पूना में ही हुआ, वो लोग पूना में ही रहते थे, लेकिन उनके डैडी का ट्रांसफ़र हुआ नौकरी की वजह से, तो उनके डैडी और मम्मी को वहाँ से जाना पड़ा, लेकिन उनको और उनके बड़े भाई को पूना में ही अपने अंकल के पास रहना पड़ा। त्यावेळेस मी अवघा 9-10 वर्षाचा असेन। मतलब ऑथर तब बता रहे कि मैं 9 और 10 इयर्स का ही था, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था। त्या लहान वयात आई-वडिलांपासून दूर राहणे माझ्या जीवावरही खूप रडायला पण यायचं, पण काही उपयोग व्हायचा नाही। अभी इतना छोटे थे, उनको बुरा लगता था, लेकिन मम्मी डैडी को भी लग रहा था कि वो अच्छा पढ़े, उनकी पढ़ाई में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। इसी की वजह से उनके हाथ में कुछ नहीं था, इसी वजह से उनको अंकल के पास उनको और उनके भाई को रहना पड़ा। हट्ट करून पण बघितला पण व्यर्थ। उन्होंने जिद करके भी देख ली, नहीं रहना है, फिर भी उनके माँ बाप ने उनकी एक न सुनी।
आम्हाला सोडून जाणे आईवडिलांच्या जीवावर आले होते, परंतु मुलाने शिकावे आणि मोठा ऑफिसर व्हावे व घराण्याचे नाव उज्ज्वल करावे या उद्देशाने त्यांनी कसंबसं मन घट्ट करून आमचा निरोप घेतला. तो इसी में उन्होंने वही लिखा है कि हर माँ-बाप को जैसे लगता है कि अपने बच्चे पढ़ लिख के बड़े बने, कुछ नाम कमाएँ, कुछ ऑफिसर बने, वैसे ही उनके माता-पिता जी को लग रहा था। इसलिए उन्होंने उन्हें पुणे में ही एजुकेशन के लिए अपने उनके अंकल के पास रख दिया और वो लोग वहाँ से चले गए. त्यानंतर माझ्या आयुष्याला एक निराळं वळण लागलं. ऑथर कह रहे हैं कि उसके बाद ही मेरा एक लाइफ का मतलब उनके लाइफ में टर्निंग पॉइंट आया. वो आगे क्या है हम देख रहेंगे. माझे चुलते पुण्याच्या YMCAच्या कंपाऊंडमध्ये राहत असत. ही संस्था खेळाकरिता प्रसिद्ध असल्याकारणाने बरेच लोग या संस्थेचे सभासद होते. उनके जो अंकल थे वो एक इंस्टीट्यूट के मेन मतलब अध्यक्ष थे, सभासद थे बोल रहे हैं. तो एक सेकेंड. हाँ हाँ, तो उनके जो अंकल थे तो वो एक इंस्टीट्यूट में थे जो इंस्टीट्यूट स्पोर्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था. जो ऐसा इंस्टीट्यूट था कि वहाँ पे ग्राउंड पे बहुत सारे प्लेयर्स खेलने आते थे, प्रॅक्टिस करने आते थे. रोज सकाळ संध्याकाळ ज्यांना जसं जमल तसे ते खेळायला येत असत. मतलब रोज सुबह शाम जिसको जैसी प्रैक्टिस करनी है वैसे प्लेयर्स उस ग्राउंड पे आते थे क्योंकि वो इंस्टीट्यूट खेलने के लिए ही बना था. साहजिकच याचा परिणाम माझ्या बालमनावर होई. मुळातच खेळाची आवड असल्याने मी त्या सभासदांचा खेळ लक्ष देऊन पाहू लागलो. ऑथर को तो पहले से ही गेम्स खेलना मतलब खेलना खेलकूद ही उनका बहुत फेवरेट रहा है. तो उन्हें बहुत ही अच्छा लगता था कि वहाँ पे प्लेयर्स आके खेलते थे. और ऑथर बोल रहे हैं कि मैं उनका हर गेम बहुत ध्यान से देखा करता था. अनेक खेळाडू पाहण्याची मला रोज संधी मिळायला लागली. शाळा सुटली न सुटली तोच धावत येऊन मी प्रथम ग्राउंडवर हजर होत असे. तो बहुत सारे फेमस प्लेयर, क्रिकेट प्लेयर्स जो भी खेल खेलने हैं, गेम्स हैं, वो सारे प्लेयर्स ऑथर को वहीं से खेलने मिलने का उनको एक अवसर प्राप्त हुआ. और जैसे ही स्कूल छूटती थी वो पहले ग्राउंड पे वहाँ पे जाके उनका गेम देखा करते थे. सर्व खेळात माझा सगळ्यात आवडता खेळ मला क्रिकेट वाटायला लागला. त्या खेळाने मला जास्त भुरळ पाडली. कधी-कधी काही खेळाडू स्वतःला भरपूर खेळायला मिळावं म्हणून लवकर येत असत. तो उन्होंने बोला है कि उनका मतलब ऑथर का सबसे फेवरेट गेम क्रिकेट ही होने लगा. उनको क्रिकेट बहुत ज़्यादा पसंदीदा लगने लगा था. और उसी वजह से वो कभी-कभी देखते थे की कधी-कधी काही खेळाडू स्वतःला भरपूर खेळायला मिळावं म्हणून लवकर यायचे. मतलब कुछ-कुछ जो भी प्लेयर्स रहते थे वो प्रैक्टिस के लिए जो भी टाइमिंग है उससे भी ज़्यादा पहले ग्राउंड पे आया करते थे. लेकिन इसका फ़ायदा ऑथर को भी होता था. वो किस तरीके से देख लीजिए. कोणी नाही असे पाहून ते मला चेंडू फेकायला बोलवत असत. अभी जो भी ग्रुप प्लेयर्स आते थे प्रैक्टिस के लिए तो उन्हें प्रैक्टिस के लिए और कोई हेल्पर चाहिए या बॉल्स मतलब बॉलर चाहिए तो वो ऑथर को बुला लेते थे उनके साथ गेम खेलने के लिए. मी अशा कामासाठी नेहमीच तयार असायचो. मतलब ऑथर बोल रहे मैं तो रेडी ही रहता था. मैं तो चांस देखता था कि मुझे कब कोई बुलाए और मैं उनके साथ खेल सकूं. आंधळा मागतो एक डोळा आणि देव देतो दोन. मराठी में ऐसे बोला जाता है. मतलब इसमें अंधा एक आंख भगवान से मांग रहा है तो उसे दोनों आंखें भगवान दे रहा है. तो जितनी खुशी उसको होगी उतनी ही खुशी ऑथर को होती थी. या संधीचा पुरेपूर फायदा घेऊन मी अधिक उत्साहाने आणि आनंदाने जितक्या जोरात बॉल टाकता येईल तितक्या जोरात टाकून सभासदांची दांडी उडवण्याचा प्रयत्न करायचो. मतलब वो बोल रहे कि मैं बहुत ज़्यादा जोश में खेला करता था, बहुत खुशी में खेला करता था और उसी वजह से मैं पूरा ट्राय करता था कि मैं किसी भी प्लेयर को आउट कर सकूं. माझा उत्साह पाहून मला उत्तेजन मिळावे आणि मला खेळायला मिळावे म्हणून ते देखील मुद्दाम आउट होत असे. तेव्हा माझी छाती आनंदाने फुगत असे आणि मी अधिक जोराने चेंडू फेकत असे. अभी बच्चों देखो हमें कोई एप्रिसिएशन मिलता है तो हमें भी जोश आता है. तो ऑथर को भी ऐसे ही लगता था कि चलो मैं कुछ अच्छा बॉल मार रहा हूँ, मैं जोश में मार रहा हूँ, खुशी से मार रहा हूँ या खुशी से खेल रहा हूँ. तो वो उनका खुशी का खेलना देखकर जो भी प्लेयर्स थे वो तो उनसे बड़े ही थे. तो उन्हें भी अच्छा लगता था कि ये बच्चा बहुत बहुत मेहनत से खेला कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, बहुत जोश से खेल रहा है, उसे खुशी मिल रही है. तो वो प्लेयर्स भी जानबूझ के आउट हुआ करते थे ताकि
ऑथर को अच्छा लगे। तो ऑथर को तो भी बहुत ही खुशी मिलती थी, उसे उन्हें लगता था कि मैं बहुत अच्छे से खेल रहा हूँ और उनको और जोश आता था खेळणे के लिए, ऐसे वो बता रहे. मात्र जेव्हा इतर सभासद यायचे तेव्हा नाईलाजाने मला त्यांना बॉल द्यावा लागे. तरीसुद्धा लांब उडालेला चेंडू मी धावत जाऊन अडवण्यात आणि लगेच उचलून फेकण्यात समाधान मानत असे. अभी ऑथर को जितना खेलने को मिलता था वो खेलते थे, लेकिन बाकी प्लेयर्स जब आते थे तब उनको रुकना पड़ता था और दूसरे गेम देखना पड़ता था. फिर भी वो वहाँ पे जब गेंद मतलब जब बॉल ग्राउंड से बाहर जाता है या दूर जाता था, तो वो उनको ग्रुप में हेल्प के लिए वहाँ से दूर से बॉल लाके देना, बॉल को बाउंड्री से अगर दूर जा रहा है तो वहाँ से लाके देना, ऐसी हेल्प करते थे और उनको वहाँ से उस गेम में उतनी भी हेल्प हो गई तो भी उनको सॅटिस्फॅक्शन मिळता था. आपण त्यांच्याच प्रमाणे खेळावे अशी त्यांना मनात इच्छा आहे. उनका गेम देख के ऑथर को भी लगता था कि मैं भी इनके जैसा कब एक्सपर्ट हो जाऊं. पुढच्या आयुष्यात क्रिकेट खेळाडू होण्याची खूणगाठ मी इथेच मनाशी बांधली. मतलब यहीं से उनके मन में क्रिकेट के लिए जो इंटरेस्ट भी पैदा हुआ था और क्रिकेटियर बनना है, ये इच्छा यहीं से उनके मन में बस गई, ऐसा वो बता रहे. प्रॅक्टिस संपल्यावर चेंडू गोळा करू लागणे, दुसऱ्या दिवसाचे ग्राउंडवर पाणी मारणे इत्यादी कामात मी ग्राउंड्समनला आनंदाने मदत करायचो. मतलब जब भी प्लेयर्स की प्रैक्टिस ख़त्म हो जाती थी, तो जो भी बैट है या बॉल्स है, तो जो भी क्लीनिंग करना है, तो क्लीनिंग में भी ग्राउंड्समैन जो भी है दिन भर में जो काम करते हैं उनके साथ ये भी अपना हाथ बटाते थे, मतलब उनको हेल्प करते थे. तो ग्राउंड पे पाणी मारना है, क्लीनिंग करना है, वो सारी हेल्प वो भी करते थे. हे सर्व होत असताना रात्रीचे 6 ते 8 वाजता माझे काका सर्व मुलांना एकत्र बसवून प्रार्थना शिकवायचे आणि अभ्यासाला बसवायचे. मतलब ये सारी चीज़ें ये ग्राउंड पे करते थे. तब 6 से 7 के 8 के बीच में, मतलब 6 to 8, ये 2 घंटे के बीच में उनके अंकल तभी घर पे सारे बच्चों को, मतलब उनके खुद के बच्चों को और इनको सभी को एक साथ बिठा के भगवान की प्रार्थना सिखाना है. शाम का जो भी शुभम करोति हम लोग भगवान के प्रति जो भी शाम की आराधना जो भी करते हैं भगवंत की, वो सिखाते थे और उसके साथ उनको उनका स्टडी भी लेते थे, ऐसे इन्होंने बताया है. इस वीडियो के सेकंड पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि हमारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे. और हाँ, आपके फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलना. थैंक्स फॉर वॉचिंग.